जैसे ही प्रीटर्म बेबी पैदा होने की बात होती है, डॉक्टर्स बताते हैं, तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या मेरा बच्चा सरवाइव करेगा या नहीं, क्या मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह डेवलप होगा या नहीं। इंडिया में 12 to 18% बेबीज प्री टर्म पैदा होते हैं कंपेयर टू यूएसए, जहाँ पे प्री टर्म बर्थ सिर्फ 10% है। उसके अलावा इंडिया ग्लोबल प्री टर्म बर्थ का 23% कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि इंडिया में अच्छे खासे प्री टर्म बर्थ्स होते हैं। और एट द सेम टाइम इंडियन प्री टर्म बेबीज का जो सर्वाइवल रेट है वो पहले तो बहुत खराब था, लेकिन अब विथ एडवांस टाइम इट हैज़ इम्प्रूव्ड। बट प्री टर्म बेबीज के जेस्टेशनल एज, यानी कि कितना आपका बेबी प्री टर्म है, इसका उसके सर्वाइवल रेट पे बहुत बड़ा रोल है। हेलो पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर राजेश्वरी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। आज हम बात करेंगे केयरिंग फॉर प्री टर्म बेबीज एट होम। एग्जैक्टली प्रीमेच्योरिटी होती क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज, करेक्टेड एज, ये शब्द हम बहुत कॉमनली सुनते हैं प्री टर्म बेबीज के डिलीवरी के दौरान। तो ये एग्जैक्टली क्या है, और बेबी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, माइलस्टोन, फीडिंग, एनवायरनमेंट घर में हम कैसे केयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी बच्चा 37 वीक्स के नीचे पैदा होता है उसको हम प्री टर्म कहते हैं, यानी कि माँ के पेट में बच्चा 37 वीक्स अगर कंप्लीट नहीं करता और डिलीवर हो जाता है, वो प्री टर्म है। जब भी उसकी डिलीवरी होती है इसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, यानी कि अगर आपका बच्चा 32 वीक्स पे मान लीजिए पैदा हो जाता है तो वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है। वो बर्थ डेट ऑफ द बेबी, वहां से जो भी हम एज कैलकुलेट करते हैं वो बेबी की क्रोनोलॉजिकल एज मानी जाती है। करेक्टेड एज क्या है, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, आगे वीडियो में देखते रहिए। जो भी बच्चा 37 वीक से पहले पैदा होता है उसके बॉडी के ऑर्गन्स पूरी तरह मैच्योर नहीं होते, राइट फ्रॉम बेबी का स्किन, लंग्स, उसका ब्रेन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, इसमें फुल मैच्योरिटी ना आने की वजह से ये बेबीज को स्पेशल केयर लग सकता है। ऐसे बेबीज एनआईसीयू जाते हैं, इनका वेट कम होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, और जिसके चलते बेबीज एनआईसीयू में लंबे समय तक स्पेशल केयर में भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन बेबीज एज एंड ऑल्सो द वेट, ऑल्सो कॉम्प्लिकेशंस। जैसे ही प्री टर्म बेबी पैदा होने की बात होती है, डॉक्टर्स बताते हैं, तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या मेरा बच्चा सर्वाइव करेगा या नहीं, क्या मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह डेवलप होगा या नहीं। सो डियर पेरेंट्स, इसका आंसर बहुत सिंपल है। बेस्ड ऑन जितना भी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा है उसके बेसिस पे बच्चे के जेस्टेशनल एज एंड कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनजर रखते हुए उसका सर्वाइवल रेट प्रेडिक्ट किया जाता है। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि बच्चे की एनआईसीयू की जर्नी राइट जज होती है कि आपका बच्चा सर्वाइव करेगा या नहीं। ऑल्सो उस जर्नी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आपका बेबी नॉर्मल बेबीज की तरह डेवलप होगा या नहीं। बहुत प्री टर्म्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 700 ग्राम के होते हैं, 27 वीक से भी छोटे होते हैं, और वो डेवलपमेंटली बाद में नॉर्मल होते हैं। और बहुत बेबीज ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, यानी 36-37 के अंदर ही पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे जाकर कोई ना कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि डिलीवरी के बाद से जो एनआईसीयू में है आपका बच्चा, वो दौरान बच्चे को कितने कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, वो दौरान बच्चे का आउटकम कैसा है। अगर बच्चा 24 वीक से नीचे पैदा हो गया है तो यूजुअली उसके सर्वाइवल के चांस 10 to 20% होते हैं, यानी कि 80% चांसेस है कि ऐसा बेबी सर्वाइव ना करे। अगर बच्चा 25 से लेकर 27 वीक्स के बीच में है तो चांसेस है वो 30 to 40% उसका सर्वाइवल रेट है, यानी कि 60% ऑफ द बेबीज मे नॉट सर्वाइव इन दैट जेस्टेशन। लेकिन जहाँ पे बच्चा आपका 28 वीक्स पार करता है, यानी 28 से लेकर 32 वीक्स के बीच में सर्वाइवल रेट 70% तक चली जाती है। एंड मोर देन 32 वीक्स से ज्यादा बच्चे अगर कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं करते तो उनका सर्वाइवल रेट 90% है। प्री टर्म लेबर होता क्यों है, इसके कॉजेस क्या है। तो डियर पेरेंट्स, अंडरस्टैंड कि प्री मैच्योरिटी का कभी कभार कोई कॉज नहीं होता, ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। कभी कभार माँ, बच्चे और सब कुछ हेल्दी होने के बावजूद भी प्री टर्म लेबर ट्रिगर हो सकता है। जी हाँ, सेकेंड मोस्ट फैक्टर कॉमन होता है कि मदर को कोई अदर रिस्क फैक्टर्स या डिजीजेस प्रेजेंट होना, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शंस, ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, ब्लड डिसऑर्डर्स, कार्डियक कंडीशंस, ये सब प्रेजेंट है। मदर को डायबिटीज या और कोई हार्मोनल
हार्मोनल डिसऑर्डर होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। प्लासेंटल फैक्टर्स, यानी प्लासेंटा अगर प्रॉपर से ग्रो नहीं कर रहा है या प्लासेंटा में कोई प्रॉब्लम या अबनॉर्मलिटी है, तो बच्चे का ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के वजह से भी बेबी कैन गो इनटू मदर कैन गो इनटू लेबर एंड बेबी कैन बी डिलीवर्ड प्री टर्म। इसके अलावा अदर कंडीशंस ऑफ द बेबी, जैसे कि कंजेनाइटल एनोमलीज अगर बच्चे में है तो भी बच्चा प्री टर्म डिलीवर हो सकता है। इंडिया में कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, जैसे मटर्नल स्ट्रेस, पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, माँ के ऊपर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छा ध्यान ना दिया जाए तो भी प्री टर्म डिलीवरी ट्रिगर हो सकती है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, प्री टर्म डिलीवरी अगर हो जाए तो माँ को दोष ना दें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको भूलनी नहीं है कि प्री टर्म डिलीवरी कभी भी किसी मदर के वजह से नहीं होती। एज आई सेड, ये कॉजेज हैं, तो किसी माँ की गलती की वजह से प्री टर्म जल्दी नहीं होता बच्चा। इसके जेन्युइन कॉजेज एंड फैक्टर्स होते हैं। इनफैक्ट माँ को टेंशन या स्ट्रेस देने से प्री टर्म डिलीवरी ट्रिगर होती है। डिलीवरी के दौरान आपके गायनेक आपको गाइड करते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, और भी जो भी फैक्टर्स वो कर सकते हो करते हैं ताकि डिलीवरी पोस्टपोन कर ही जा सके। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि नहीं करे तो बेबी फिर NICU जाता है और फिर वहाँ पे उसका जो स्टे है डिपेंडिंग ऑन बेबीज रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन जज होता है। प्री टर्म डिलीवरी की अगर एक्सपेक्टेशन है तो ऐसे जगह पे डिलीवरी करना बेटर होता है जहाँ पर NICU का एक्सेसिबिलिटी हो, ताकि बच्चा जल्द से जल्द NICU पहुँच सके। डिलीवरी के दौरान पीडियाट्रिशियन का रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा जैसे ही पैदा हो उसको एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, टेम्परेचर, ये सब बातों का ध्यान रख सका जाए। प्री मैच्योर डिलीवरी के दौरान अगर आपके पास पीडियाट्रिशियन है और इन चीज़ों का ख्याल रख लिया गया तो बच्चे के सर्वाइवल रेट बढ़ जाते हैं। बच्चे को रेस्पिरेटरी कंडीशंस हो सकती है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है, सर्फैक्टेंट, एंटीबायोटिक्स, कार्डियक एंड ब्लड सर्कुलेशन के लिए मेडिकेशंस, ये सबका सपोर्ट भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लिकेशन, कंडीशन एंड जेस्टेशन ऑफ योर बेबी। प्री टर्म बेबीज इन्फेक्शन को बड़े आसानी से प्रोन होते हैं, तो इसीलिए इन्फेक्शन कंट्रोल, उनका वेट गेन, न्यूट्रिशन एंड वो सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना उस समय जब वो NICU में है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे अगर बच्चा वेंटिलेटर पे है तो फीडिंग यूजुअली नहीं दिया जाता, IV से दिया जाता है। बच्चे को हार्ट सपोर्टिंग मेडिकेशंस कभी कभार चालू होते हैं। आप सुनेंगे कि न्यूट्रिशन तो अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते, फिर ग्रेजुअली ट्यूब से दिया जाता है बच्चे को फीडिंग। ट्यूब के बाद फिर बच्चे को हम बहुत बार जब जैसा बच्चे का कंडीशन इंप्रूव होता है, रेस्पिरेशन इंप्रूव होता है, हम उसको ट्यूब से ग्रेजुअली ओरल फीडिंग की तरफ भी शिफ्ट करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है, नो मैटर हाउ मच, बट फिर भी कभी कभार प्री टर्म बेबीज इन्फेक्शन का शिकार होकर उनकी डेथ भी हो जाती है और हायर एंटीबायोटिक्स की नीड भी होती है। तो डिपेंडिंग ऑन बेबीज कॉम्प्लिकेशंस एंड कोर्स ड्यूरिंग NICU, उसका रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, बच्चे का स्टे डिसाइड होता है। प्री टर्म बेबी को डिस्चार्ज किया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखकर, जैसे कि वो खुद से ब्रीथ कर रहा है, उसको कोई ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं है, वो फीडिंग अब अच्छे से ले रहा है, खुद से मुंह से ले रहा है, उसको मदर का फीडिंग का सपोर्ट है और मदर एंड बेबी आर कंफर्टेबल। अगर इनकेस ट्यूब फीडिंग भी चालू है तो मदर इज एक्सपर्ट नाउ एंड शी इज ट्रेन्ड इनफ कि अब वो घर पे फीडिंग करा सकते हैं। 2 या 3 केयर गिवर्स आइडेंटिफाइड है जो बेबी का ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा बच्चे का वेट गेन हो रहा है NICU में लगातार लास्ट 3-4 दिन से, बच्चा प्रॉपरली एक अबाउट 1.8 से 2.5 के बीच का वेट अचीव कर चुका है। रफली हम कहते हैं 2 kg के अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट हमें बच्चे का वजन चाहिए बिफोर हम उसे घर के लिए भेजें। बच्चे का जेस्टेशनल एज एटलीस्ट 36 वीक्स क्रॉस कर चुका होना चाहिए और बच्चे के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की स्क्रीनिंग भी हो चुकी है, फिजिकल एग्जामिनेशन हो चुका है, जिसके दौरान ये पाया गया कि बेबी इज नाउ फिट टू गो होम, जैसे कि हियरिंग, ब्रेन का स्क्रीन, उसके आई का स्क्रीन, ये सारे बेसिक टेस्ट हो चुके हैं एंड बेबी इज फाउंड फिट एंड मदर एंड पेरेंट्स कॉन्फिडेंट हैं कि हम ठीक है, बच्चे को हम घर पे हैंडल कर लेंगे। घर पे केयर करते वक्त सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एनवायरनमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ये 2 को जो पेरेंट्स अपने आप साध लेते हैं ना, उनके बच्चों को यूजुअली रिपीट NICU एडमिशंस नहीं लगता। अब एनवायरमेंटल एंड इन्फेक्शन कंट्रोल में 2-3 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले नो रिलेटिव्स टिल फर्स्ट 3 to 5 months ऑफ एज। जब तक बच्चा 3 महीने से 5 महीने का नहीं हो जाता तब तक आप कोई रिलेटिव नहीं बुलाएंगे और ना ही आप किसी के यहाँ जाएंगे, बिकॉज यू आर अ प्राइमरी केयर गिवर। अगर आप भी किसी के यहाँ गए और आपको इन्फेक्शन लेकर आए तो यू कैन नॉट प्रिवेंट योर बेबी, आपके बच्चे को भी हो जाएगा, इसीलिए इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है राइट टेम्परेचर कंट्रोल इन द हाउस, यानी घर के अंदर टेम्परेचर
टेम्परेचर कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं, बिकॉज एज आई सेड प्री टर्म बेबीज का ब्रेन मैच्योर नहीं होता और पोस्ट डिलीवरी पोस्ट सारे केयर के बावजूद इनका जब तक ये कैचअप वेट या कैचअप ग्रोथ नहीं अचीव कर लेते तो इनका ध्यान हमें रखना है, हमें स्पेशल केयर करना है। इसलिए घर का एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वेंटिलेशन, डस्ट इन्फेक्शन और इंसेक्ट कंट्रोल, ये सब आपको देखना होगा। बच्चे को किसिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। इवन इफ यू वांट टू किस योर चाइल्ड, वी रिकमेंड पैरों को किस करिए, ट्राई किसिंग द लेग्स, बट डोंट किस द फेस ऑफ द बेबी एटलीस्ट जब तक आपका बच्चा नेक्स्ट 3 to 5 months ऑफ एज पार नहीं करता। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एक वंडर ड्रग है अपने आप में। इसको आप दवाई की तरह अगर अपने प्री टर्म बेबीज के लिए करेंगे, इट इज़ द बेस्ट रेमेडी एवर अगर आप इसको डेली कंसिस्टेंटली अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करें। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि स्किन कॉन्टैक्ट देने का सारा दारोमदार सिर्फ माँ पर है। ये घर का कोई भी मेंबर, दादी, नानी, घर के दादा और नाना या फिर फादर, कोई भी कर सकता है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देने के लिए बच्चे को कंगारू मदर केयर का पोजीशन देते हुए अपने बॉडी से लगा कर रखना है। ये एटलीस्ट 2 से 3 घंटा लगातार करिए एंड जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना अच्छा, यानी कि दिन के 8 घंटे 10 घंटे अगर आप कर सकते हैं तो इट इज़ एक्सेलेंट, स्पेशली जब तक आपका बेबी 3 किलो नहीं पहुंच जाता। आई टेल यू वाई, बिकॉज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा करता है, रेस्पिरेशन इंप्रूव होता है, बेबी को ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स, बेबी को इन्फेक्शन कंट्रोल की फाइटिंग एबिलिटी, वेट गेन, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल, ये सब कुछ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से। बच्चे का स्लीप बेटर होता है, बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। सो डियर पेरेंट्स, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये मत सोचिए कोई दवाई नहीं है, इसको कौन करते रहेगा, बट दिस इज what your child needs। एसी या फैन हम लगा सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बट रिमेंबर कि कभी भी फैन या एसी का डायरेक्ट ब्लो ना हो। ऑल्सो द टेम्परेचर शुड बी अबाउट 25-26 डिग्री सेल्सियस। रूम के अंदर टेम्परेचर कभी भी 25 डिग्री के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बेबी का क्लोथिंग, तो बच्चे को ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंपेयर टू नॉर्मल बेबीज एक्स्ट्रा क्लोथिंग लगेगी, जैसे कि कैप हमेशा रहेगा, मिटन्स, ग्लव्स, सॉक्स, ऑल ओवर बॉडी शुड बी कवर्ड। ये नहीं कि हमने ऊपर पहना दिया और जगह जगह से हवा जा रही है, वो डोरी वाले कपड़े, इट्स एब्सोल्युटली पैथेटिक। बच्चे का गर्दन से लेकर नीचे तक का ओवरऑल जो आता है, जंप सूट्स आता है, उसको रिसॉर्ट करिए। उसके हाथ में भी हमें मिटन्स एंड ग्लव्स चाहिए, उसके पैर कवर्ड होने चाहिए, द हेड शुड बी कम्प्लीटली कवर्ड, उसका फेस विजिबल होना चाहिए बस। और उसके अलावा उसके ऊपर एक सॉफ्ट ब्लैंकेट बच्चे को उड़ा सकते हैं। प्री टर्म बेबी यूजुअली जैसे आप डिस्चार्ज लेते हैं तो अबाउट 18 से लेकर 22 आवर्स तक सोता है 24 घंटे में। सो डोंट वरी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा बच्चा हमेशा सो रहा है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट इन दीज बेबी। फीडिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि आपने थोड़ी ट्रेनिंग ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे ले ली है ऑफ हैंडलिंग द बेबी, फीडिंग द चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विथ योर ओन बेबी। मतलब आपका बच्चे के साथ कैसा तालमेल है ये NICU में ही हो जाना चाहिए। अगर ग्रैंड मदर भी फीड कर रही है तो रिमेंबर ग्रैंड मदर भी NICU में अंडर नर्सिंग सुपरविजन कुछ फीड्स दे चुकी है ताकि वो भी कॉन्फिडेंट है इन हैंडलिंग द बेबी। आपको बेबी को हर 2 से 3 घंटे में फीडिंग कराना है। स्केड्यूल फीडिंग बेटर है जब तक आपका बेबी 2.83 kg नहीं पहुंच जाता। 3 किलो के बाद आप बेबी को ऑन डिमांड फीडिंग करा सकते हैं। टिल देन हमें बेबी को स्केड्यूल फीडिंग करानी है। ऑल्सो रिमेंबर कि बेबी के एटलीस्ट 8 to 12 फीड्स इन 24 आवर्स होना ज़रूरी है। 8 से 12 फीड, मतलब स्केड्यूल फीड के बाद भी अगर आपका बच्चा भूखा है तो उसे फीडिंग करानी है। इसके अलावा एक फीडिंग का साइकिल कुछ बेबीज़ में अबाउट 5 to 10 मिनट्स होता है, तो कुछ बेबीज 20 मिनट्स भी ले सकते हैं। इन दैट केस इट इज़ नॉर्मल टू कंटिन्यू फीडिंग अ बेबी। बट कभी कभार अगर आप ऐसा नोटिस करते हैं कि मेरे बच्चे को 30 मिनट से ज़्यादा हर फीड पे लग रहा है, दैट इज़ अ साइन कि आपके बेबी को टायर्डनेस हो रही है एंड यू नीड टू गो एंड सी योर पीडियाट्रिशियन इन दैट केस। कभी भी बच्चे को 4 घंटे या उससे ज़्यादा बिना फीड दिए प्रीटर्म बेबीज को नहीं छोड़ा जाता। सो ऑलवेज रिमेंबर एवरी फीड हैज़ टू बी कैरिड आउट एटलीस्ट एवरी 3 आवर्स, यानी 8 फीड 24 घंटे में मिनिमम रिक्वायर्ड है। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि ब्रेस्ट मिल्क प्रीटर्म बेबीज में इज़ ब्यूटिफुल, इट्स लिक्विड गोल्ड, हमेशा उसको ही अगर आप दे सके तो दीजिए। प्रीटर्म बेबीज डायरेक्टली समटाइम्स लैच नहीं करते। अगर हॉस्पिटल में डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है
नो वरीज, एक्सप्रेस योर मिल्क एंड गिव योर बेबी। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं दे पा रहे हैं, फॉर्मूला मिल्क जो प्री टर्म के लिए डिजाइंड है, जो आपके पेडियाट्रिशियन ने रेकमेंड किया है, कंटिन्यू फीडिंग। रिमेंबर पेरेंट्स, whenever you resort to formula, 2 factors become very important: sterilization and making the formula। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटल्स को अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2-3 मंथ्स, बिकॉज बॉटल फीडिंग से इन्फेक्शन कंट्रोल पूरी तरह नहीं होता। फॉर्मूला फीडिंग करना भी है या एक्सप्रेस मिल्क भी फीड कराना है, इट इज़ बेटर टू गिव विद पालेडा स्पून या ड्रॉपर से पिलाएं। और ग्रेजुअली जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप उसको बॉटल से फीड करा सके। दैट शुड बी आफ्टर योर बेबी इज मोर देन 3.5 kgs, नॉट बिफोर दैट। फॉर्मूला फीडिंग में एक्स्ट्रा केयर प्री टर्म बेबीज में ज़रूरी है, यानी कि आप जो पानी उबाल के ठंडा करते हैं जिससे फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते वक्त कोशिश करिए कि जो पानी में आप फॉर्मूला बना रहे हैं वो 50-55 डिग्री के आसपास हो, पर 50-55 डिग्रीज का जो, यानी ल्यूक वार्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म। रीज़न इज बिकॉज जो फॉर्मूला का डब्बा या पैकेट है वो एक बार खोल दिया तो वो स्टेराइल नहीं रहता, पर अगर थोड़ा पानी ज़्यादा गर्म हो उसमें हम फॉर्मूला बनाएं तो वो पैकेट के अंदर का जो भी बैक्टीरिया मिलता, अगर गलती से चला भी गया है तो वो उस पानी में मिलते ही डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे हम कुछ हद तक वो स्टेरिलिटी भी मेंटेन कर पाते हैं जो एक्सीडेंटली फॉर्मूला के डब्बों से बच्चे को मिल सकते हैं। कि हर फीड पर आपको जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ करें उसको स्टरलाइज करना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपने एक चम्मच और कटोरी से फीड अभी किया, उसको धोकर दोबारा स्टरलाइज करना है बिफोर यूजिंग दैट फॉर योर बेबी फॉर द नेक्स्ट फीड। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। इट विल गाइड यू वेरी मच फॉर बॉटल स्टरलाइजेशन और एनी इक्विपमेंट स्टरलाइजेशन। नहलाना, मालिश करना, इसे अवॉइड करना चाहिए जब तक आपका बच्चा 2.5 किलो का नहीं हो जाता। 2.5 kg तक बच्चे को नहलाना नहीं है। वंस योर बेबी क्रॉसेस 2.5 kg, फिर आप बेदिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके पहले बच्चे को आप स्पंजिंग करिए थोड़े से गुनगुने पानी में। मसाज आप बेबी को डिस्चार्ज के बाद इमीडिएटली भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मसाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वो बहुत लाइट, बिना प्रेशर, बिना रगड़ाई का मसाज है। गुड क्वालिटी कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं और बच्चे को जेंटली कोई भी घर का ही आदमी से मसाज कर रहा है तभी अलाउड है, वरना मसाजिंग आप अवॉइड करें। पर अगर घर के लोग कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स हैं। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, बच्चे का सेंसरी इंप्रूवमेंट एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बड़ा अच्छी बात है, बिकॉज जेंटल स्टिमुलेशन जब हम करते हैं तो बेबी के ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल अगर हल्का ल्यूक वार्म करके बॉडी पे लगाया जाए तो स्किन बैरियर प्रोटेक्टेड रहता है, तो इन्फेक्शन जो स्किन से आ सकता है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो मसाजिंग इज़ गुड आइडिया, बट जेंटल, विदाउट रबिंग एंड विद ड्यू केयर। बच्चे का जो वेट गेन है प्री टर्म बेबीज़ के लिए बहुत क्रूशियल है, यानी कि जब भी न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, प्री टर्म होता है, वो पहले 2 वीक्स में अप्रॉक्सीमेटली दे में लूज द वेट, और अगर वो ज़्यादा सिक है, ज़्यादा बीमार है, तो शायद उससे ज़्यादा वजन लूज करें। जो वो वजन लूज करते हैं अप्रॉक्सीमेट 10 to 15% ऑफ द वेट लॉस हो जाता है। ज़्यादा सिक बेबीज 20% तक लूज कर सकते हैं, और फिर इसीलिए NICU में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स का केयर थ्रू IV या फिर ओरल फीडिंग से मेक श्योर किया जाता है। लेकिन उसके बाद जब बच्चे का वेट और ये सब है, जैसे ही बच्चा बर्थ वेट क्रॉस करता है, यानी कि अगर आपका बच्चा 1 kg का हुआ है तो वो 1 kg पार करता है, उसके बाद से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा 15 से 20 ग्राम पर kg पर डे ग्रो करे। यानी अगर 1 किलो का बच्चा है तो 15 से 20 ग्राम पर डे वो ग्रो करना चाहिए। तो बर्थ वेट को मल्टीप्लाई करें 15 या 20 ग्राम से और उसको पकड़े पर डे, उतना ग्राम पर डे आपके बेबी का वेट गेन होना चाहिए। एंड वहाँ से कंटिन्यूअस जब तक बच्चा 3 किलो नहीं पहुँचता वो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उतने एवरेज से होते रहना चाहिए। माइलस्टोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हम असेस करते हैं, इसको करते वक्त 2 बातें ध्यान में बहुत रखनी है पेरेंट्स: क्रोनोलॉजिकल एज एंड करेक्टेड एज। अब मैंने बताया कि व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल एज। जब भी बच्चा पैदा होता है, फिर वो जो भी डेट पे हो या जो भी वीक्स पे हो, यानी 32 वीक्स पे अगर आपका बच्चा पैदा हो गया तो वो बच्चे का क्रोनोलॉजिकल एज हो गया। करेक्टेड एज यानी कि अगर आपका बच्चा 40 वीक्स कंप्लीट करके पैदा होता है, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दी गई थी, उसके आसपास पैदा होता, तो वो जो हम डिफरेंस पकड़ते
यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज और करेक्टेड एज में जो गैप पकड़ते, सबट्रैक्ट करते, वो जो डिफरेंस है उसको प्रेजेंट एज के साथ अगर माइनस करते तो जो भी बच्चे का एज आता है उसको हम करेक्टेड एज पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 32 वीक्स पे बच्चा पैदा हुआ है तो वो उसका क्रोनोलॉजिकल एज हो गया। अभी यही बच्चे के करेक्टेड एज को कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपका बच्चा 4 महीने का है तो करेक्टेड एज कितना होगा? 4 महीना एज पर क्रोनोलॉजिकल एज है, यानी जब वो डिलीवर हुआ वहां से अब तक बच्चा आपका 4 महीने का हो गया। तो हम इसके करेक्टेड एज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, यानी कि अगर 32 वीक्स का आपका बेबी है, फुल टर्म होता अगर वो 40 वीक्स का होता तो 40 से 32 माइनस कर दीजिए, उसमें होता है 8 वीक्स यानी 2 महीना। तो 4 मंथ्स का बेबी एक्चुअली में आपका एट प्रेजेंट 2 मंथ्स का है, यानी 4 - 2 पकड़ेंगे तो वो 4 मंथ्स का बेबी आपका 2 मंथ्स का है। दिस इज कॉल्ड करेक्टेड एज। और हम जब माइलस्टोन, बच्चे का ग्रोथ, डेवलपमेंट, वेट ये सब असेस करते हैं तो हम करेक्टेड एज से करते हैं। ये नहीं कि जब डिलीवर हुआ वहाँ से 4 महीने का है तो उससे नहीं, हम उस बच्चे को भले वो अभी 4 महीने का है पर अगर वो नॉर्मल डिलीवर हुआ तो उस हिसाब से वो 2 महीने का है, तो हम उसको जज करते हुए कि ये 2 महीने के बेबी के हिसाब से क्या माइलस्टोन होना चाहिए, हम बेबी को असेस करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, इसीलिए डिस्चार्ज के बाद जो भी डॉक्टर ने आपको फॉलोअप डेट्स दिए हैं उस पर फॉलोअप करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने टेस्ट बोले हैं जैसे कि आई का स्कैन रेटिनोपैथी के लिए, हियरिंग का स्कैन, बेरा नाम का एक टेस्ट बोला होगा या ओई बोला होगा, फिर ऑल्सो ब्रेन का MRI, अगर कोई भी ऐसे टेस्ट है, कार्डियक स्क्रीनिंग, तो ये कराना ज़रूरी है। बिकॉज पोस्ट प्री मेच्योरिटी के कॉम्प्लिकेशंस को जज करने के लिए ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है। बर्थ वैक्सीन्स को डिले ना करें, डिस्चार्ज के दौरान लेकर ही घर आए और वहाँ से अपने पीडियाट्रिशियन से फॉलो करते हुए वैक्सीन्स लेते रहें। 3 to 4 मंथ्स की एज तक वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप तब उसके बाहर थोड़ा सा बेबी को लेकर निकल सकते हैं एंड आप थोड़ा सा सोशल हो सकते हैं। बिकॉज वैक्सीनेशन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्री टर्म बेबीज स्पेशली, ताकि हम इम्यूनिटी अचीव कर सकें। आई होप ये वीडियो पेरेंट्स को हेल्प करे जो प्री टर्म बेबीज़ के बारे में बेसिक केयर एंड रूटीन जानकारी के ऊपर है। कोई भी अगर आपका डाउट है, यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।